हेलो एवरीवन और आप सबका स्वागत है बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में। और आज हम जो नीट के प्रीवियस क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम द टॉपिक एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो कुछ नीट के प्रीवियस क्वेश्चन है वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व कर चुके हैं और जो रिमेनिंग प्रीवियस क्वेश्चन है वो इस हम लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको अब नीट का एग्जाम का जो पैटर्न है वो पता लग गया होगा कि नीट में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो नीट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं और कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको उन 4 ऑप्शन में से आंसर चूज करना होगा। फिर उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। आपको स्टेटमेंट दी जाएगी और फिर आपको उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी होगी। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि कॉलम बेस्ड होते हैं। आपको एक कॉलम दिया जाएगा और आपको उसमें मैच करना होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सीव ट्यूब्स आर सूटेड फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड बिकॉज दे पोजेस। मतलब कि क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सीव ट्यूब्स होते हैं। तो सीव ट्यूब्स कहाँ मौजूद होते हैं? ये मौजूद होते हैं फ्लोएम में। और फ्लोएम का क्या रोल होता है? ट्रांसलोकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, ट्रांसलोकेशन वर्ड यूज करते हैं जब भी हम फ्लोएम की बात कर रहे होंगे। ठीक, तो फ्लोएम के सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं। फ्लोएम किस किस चीज से बना होता है? तो फ्लोएम पहले तो एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब क्या होता है? ये 2 या 2 से ज्यादा सेल्स का बना होता है। कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 सेल्स। मोर देन 1 सेल। ठीक है, तो 2 प्रकार के कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। पहला होता है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। ठीक है, ये 2 उदाहरण है कॉम्प्लेक्स टिश्यू के। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? वो फ्लोएम के बारे में। जो सीव ट्यूब्स होते हैं वो फ्लोएम का पार्ट होते हैं। तो जो फ्लोएम है इसके क्या क्या किस किस सेल से बना होता है? सीव ट्यूब्स। ठीक है, और कौन कौन से सेल्स होते हैं यहाँ पे? कंपेनियन सेल्स। ठीक है, कंपेनियन सेल्स होते हैं फ्लोएम, फाइबर्स होते हैं फ्लोएम, पैरेन्काइमा होते हैं। ठीक है, ये सेल्स होते हैं 4 फ्लोएम में। कंपेनियन सेल्स, फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा, और फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ सीव ट्यूब्स की, जिसे हम सीव एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। तो ये जो सेल्स होते हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। इनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता एंड दीज आर एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल। ये कंपेनियन सेल से एसोसिएटेड होते हैं और कंपेनियन सेल जो होता है वो सीव ट्यूब की एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? सीव ट्यूब्स आर सिचुएटेड फॉर suited for translocation of the food because they possess, ऑप्शन है bordered pits, नेक्स्ट ऑप्शन है नो एंड वॉल्स, ऑप्शन नंबर सी है ब्रॉडेड ल्यूमन एंड परफोरेटेड क्रॉस वॉल्स, और ऑप्शन डी है नो प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो कैसे ये ट्रांसलोकेट करते हैं फूड को? ठीक है, जो प्लांट की बॉडी में या थ्रू आउट द प्लांट, तो फ्लोएम। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीव्स। तो लीव्स में ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बन रहे हैं और फिर इस लीफ में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बन रहे हैं उसकी फिर ट्रांसलोकेशन होती है प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक। ठीक है, ये किसकी वजह से होती है? कह रहे हैं कि सीव ट्यूब्स में की बॉर्डर पिट्स होते हैं,
उसमें कोई भी एंड वॉल्स नहीं होती। सीव ट्यूब्स का ल्यूमन वो काफी ब्रॉड होता है और उसमें परफोरेटेड क्रॉस वॉल्स होती हैं। और चौथा है उसमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होती। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ठीक है, आपने साइटोप्लाज्म तो सुना होगा। प्रोटोप्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इसे कहते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीव ट्यूब्स है ब्रॉडर ल्यूमन एंड परफोरेटेड क्रॉस वॉल्स। ठीक है, क्लियर। इसकी वजह से ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की ट्रांसलोकेशन कर पाता है, क्योंकि सीव ट्यूब्स का काफी ब्रॉड ल्यूमन होता है और उसमें परफोरेटेड क्रॉस वॉल्स भी होती हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्यों ये ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। तो सीव ट्यूब्स आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर conducting elements या conducting channels of the phloem. Now the end wall possesses many small pores and have thin cellulosic walls and the lumen is broad. तो इसका lumen काफी broad होता है और जो end walls होती है वहां पर कुछ pores मौजूद होते हैं। ठीक है, जिनकी जो walls होती है वो काफी thin होती है और cellulose की बनी होती है। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रक्चर बनाए सीव एलिमेंट का तो वो कैसा होता है? तो काफी ब्रॉड ल्यूमन होता है इसका। ठीक है, तो आइए हम बनाते हैं हम एक सीव एलिमेंट। तो इसका ब्रॉड ल्यूमन है तो हम इसको काफी ब्रॉड बनाएंगे। ठीक है, अब यहां पे क्या मौजूद होता है? ये जो होते हैं ये, इनको बोलते हैं हम सीव प्लेट्स। ठीक है, यहां पर इसकी सरफेस पे क्या मौजूद होते हैं? इनको हम बोलते हैं सीव एरियाज। और ये हमने क्या बनाया है? सीव एलिमेंट। तो आप देख सकते हैं फ्लोएम में जो सीव ट्यूब्स होते हैं वो काफी ब्रॉड ल्यूमन है इनका। ठीक है, ल्यूमन इनका काफी ब्रॉड है एंड दे हैव दिस परफोरेशन ऑल्सो। ठीक है, इनमें स्मॉल पोर्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ट्रांसलोकेशन हो पाता है। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? द ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी जो है इस कनेक्टेड विद, वो किस चीज से कनेक्टेड है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। क्या वो रूट एपेक्स के बारे में बताती है, या वो रूट कैप के बारे में बताती है, या वो शूट एपेक्स के बारे में बताता है ये थ्योरी, या वो सेकेंडरी ग्रोथ से कनेक्टेड है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ठीक है, तो अगर आपने एक ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये नीट 1988 में आया हुआ है, काफी पहले ये क्वेश्चन आया था। इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका आंसर है द ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी इज कनेक्टेड विद द शूट एपेक्स। शूट एपेक्स के बारे में बताता है। तो शूट एपेक्स कैसा होता है? हम बनाते ऐसा हो। ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं शूट एपेक्स का, और फिर हम देखेंगे कि ट्यूनिका और कॉर्पस लेयर कहां मौजूद होती है। ठीक है, तो ट्यूनिका जो होती है वो होती है आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, हम थोड़ा दोबारा बना लेते हैं। अब ये है लेयर वन। ठीक है, तीन लेयर्स यहां मौजूद है। ये है लेयर टू, और फिर ये जो लेयर है ये है लेयर थ्री। अब जो लेयर वन और लेयर टू है, ठीक है, लेयर वन एंड लेयर टू, इट इज नोन एज ट्यूनिका। ट्यूनिका जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है।
फिर L3, जो L3 है ये है कॉर्पस, जो कि इनर लेयर होती है, ठीक है। इट इज इनर टू दी ट्यूनिका। जो अंदर की लेयर होती है उसे हम बोलते हैं कॉर्पस, और जो बाहर की लेयर होती है उसे हम बोलते हैं ट्यूनिका। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या है, हमने बनाया है शूट एपेक्स। तो हम कॉर्पस को ऐसे कर देते हैं, ये है कॉर्पस, और जो बाकी की लेयर्स हैं वो है ट्यूनिका। ठीक है, ये दो लेयर्स है। ठीक है, यहां तक आप बना सकते हैं, ट्यूनिका यहां तक है। फिर इसके बाद जो लेयर है वो है कॉर्पस। ठीक है, अब आगे इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। द शूट अपेक्स और दी स्टेम एपिकल मेरिस्टेम, इसको हम शूट एपिकल मेरिस्टेम भी लिख सकते हैं। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम आपको पता है, इट कंसिस्ट ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है, जिनमें कंटिन्यूसली डिवाइड करने की क्षमता होती है। अब शूट एपिकल मेरिस्टेम है, इट हैज टू जोन्स, दो जोन्स होती है। आउटर जोन इज नोन एज ट्यूनिका एंड द इनर जोन इज नोन एज द कॉर्पस, एंड दिस थ्योरी वाज गिवन बाय शिमिट इन 1924। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मेरिस्टेम हेल्प इन इंक्रीजिंग द गर्थ। ऐसी कौन सी मेरिस्टेम है जो गर्थ या जो प्लांट है उसकी डायमीटर बढ़ाने में मदद करती है, ठीक है, या आप कह सकते हैं उसकी थिकनेस बढ़ाने में मदद करती है। ऐसी कौन सी मेरिस्टेम है? तो ऑप्शंस क्या है, लैटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और एपिकल मेरिस्टेम। ये भी क्वेश्चन नीट 1988 में आया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए इन सबके बारे में, लैटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सबसे पहले बात करते हैं हम लैटरल मेरिस्टेम के बारे में। तो जो लैटरल मेरिस्टेम है, एज ए नेम जैसे लैटरल ग्रोथ करती है, ठीक है। तो दिस मेरिस्टेम इज इन्वॉल्व इन दी सेकेंडरी ग्रोथ। ये क्या ऐड करती है, सेकेंडरी टिश्यूज ऐड करती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से देयर इज एन इंक्रीज इन दी गर्थ। ठीक है, क्लियर। अब इंक्रीज इन गर्थ मतलब इंक्रीज इन दी थिकनेस। तो आपको आंसर पता लग गया होगा इसका, लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, इसका एक उदाहरण क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम गिव राइज टू, ठीक है, सेकेंडरी टिश्यू, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं लैटरल मेरिस्टेम इज इन्वॉल्व इन दी सेकेंडरी ग्रोथ। इसके बाद नेक्स्ट क्या थी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होती है वो क्या करती है, ये कहां मौजूद होती है, पहले तो इसकी लोकेशन क्या होती है, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द इंटरनोड। अब ये इंटरनोड के बेस पे मौजूद होती है, यानी कि इट इज इन्वॉल्व इन द इलोंगेशन ऑफ दी स्टेम। तो इसकी वजह से स्टेम की इलोंगेशन होती है, इसकी वजह से क्या होगी, वर्टिकल ग्रोथ होगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये भी एक प्रकार की प्राइमरी ग्रोथ ही हो गई, क्लियर। इसके बाद तीसरा, तीसरा क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम। अब जो प्राइमरी मेरिस्टेम होती है इसके क्या उदाहरण है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, और दूसरा क्या है, रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये जो मेरिस्टेम होती है ये कहां मौजूद होती है, ये एपेक्स पे, यानी कि एपिकल रीजन पे मौजूद होती है। ठीक है, क्लियर।
अब ये भी क्या करती है, ये भी वर्टिकल ग्रोथ ही करती है, ठीक है। जो लेटरल है ये क्या करेगी, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, या हम प्राइमरी ग्रोथ भी कह सकते हैं। ठीक, अब ये 3 प्रकार की मेरिस्टेम है। फिर क्या था, एपिकल मेरिस्टेम भी, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम भी, ये भी शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये एपेक्स पे मौजूद होती है, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टेम भी प्राइमरी ग्रोथ ही करेगी, ये प्राइमरी टिश्यूज ऐड करता है, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टेम भी, एपिकल मेरिस्टेम मैंने आपको बताया जब हम प्राइमरी मेरिस्टेम में पढ़ रहे थे, ठीक है, क्लियर। तो ये काफी सिमिलर है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको पता लग गया होगा, इसका आंसर है लेटरल मेरिस्टेम। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं अब। नाउ द लेटरल मेरिस्टेम अकर्स ऑन दिस साइड ऑफ द स्टेम एंड हेल्प इन द इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द स्टेम एज वेल एज द रूट। यानी कि लेटरल मेरिस्टेम जो स्टेम की साइड्स में मौजूद होती है और ये स्टेम और रूट की डायमीटर या थिकनेस बढ़ाने में मदद करती है, यानी कि ये सेकेंडरी ग्रोथ करती है। अब इसमें जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेम में, दे डिवाइड पेरिक्लिनिकली और रेडियली, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन दी गर्थ और द डायमीटर ऑफ द स्टेम, ठीक है, क्लियर। अब आपको यह भी पता होना चाहिए जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ में मदद कर रही है। तो मैं आपको यहां पे ये भी चीज एक बता देता हूं, सेकेंडरी ग्रोथ इज ओनली प्रेजेंट इन डाइकॉट्स, ठीक है, डाइकॉट्स में होती है क्योंकि डाइकॉट्स में ओपन वेस्कुलर बंडल होता है। ओपन वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल क्या होता है, इट इज दी कॉम्बिनेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, या इट कंसिस्ट ऑफ बोथ जाइलम एंड दी फ्लोएम। अब ओपन वेस्कुलर का बंडल का मतलब होता है कैम्बियम इज प्रेजेंट। अब सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन डाइकॉट्स, एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। अब क्यों एब्सेंट होती है, क्योंकि यहां पे जो वेस्कुलर बंडल होता है वो क्लोज टाइप होता है, क्लोज वेस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट। अब यहां पे जो कैम्बियम होती है इट इज एब्सेंट, ठीक है। अब कैम्बियम एब्सेंट होती है, इसकी वजह से कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो पाती, ठीक है। आइए हम आगे चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। विच वन यील्ड्स फाइबर, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो फाइबर्स यील्ड करता है। तो ऑप्शन है कोकोनट, ऑप्शन बी ओक, ऑप्शन सी टीक एंड ऑप्शन डी सिसु, ठीक है, यानी कि शीशम, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा प्लांट है जो फाइबर्स यील्ड करता है। इसका आंसर हम देख लेते हैं, इसका आंसर है कोकोनट, यानी कि नारियल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। तो कॉमर्शियल फाइबर्स, ठीक है, तो कोकोनट की कॉमर्शियल वैल्यू है, कॉमर्शियल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकोस न्यूसीफेरा। कोकोस न्यूसीफेरा साइंटिफिक नेम है कोकोनट का, ठीक है। एंड दीज फाइबर्स, ठीक है, दीज आर नोन एज दी सरफेस फाइबर्स, ठीक है। सरफेस फाइबर बोल सकते हैं या इसे हम कॉयर फाइबर्स भी कहते हैं, ठीक है। और इन्हें सरफेस फाइबर्स क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सीड्स, ये सीड्स की सरफेस पे मौजूद होता है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैलिसेड पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन लीव्स ऑफ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं नीट एग्जाम में, तो काफी डिटेल में पूछा गया है। तो आपको, ठीक है, एनसीईआरटी पे फोकस करना है और एनसीईआरटी का आपको वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी आपको सॉल्व करने चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, मस्टर्ड, सोयाबीन, ग्राम और सोरगम, ठीक है। पैलिसेड पैरेन्काइमा आपको पता है क्या होता है, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पैलिसेड पैरेन्काइमा, व्हाट इज पैलिसेड पैरेन्काइमा।
अब पेलिसेड पैरेन्काइमा एक प्रकार का मीजोफिल सेल है, यानी कि इसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। तो अगर हम मीजोफिल सेल्स की बात करें तो मीजोफिल सेल्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पेलिसेड पैरेन्काइमा और दूसरा होता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन में पेलिसेड पैरेन्काइमा के बारे में पूछ रहा है। तो पेलिसेड पैरेन्काइमा जो होते हैं, दे हैव अबंडेंट क्लोरोप्लास्ट। दे हैव अबंडेंट क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, एंड दे लैक इंटरसेलुलर स्पेसिस। इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होती। ठीक है, और जो भी फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है वो मोस्टली इट इज बिकॉज ऑफ द पेलिसेड सेल्स, क्योंकि इसमें अबंडेंट क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। अब दूसरे प्रकार के क्या होते हैं? स्पॉन्जी। स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स आप लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं पेलिसेड पैरेन्काइमा या पेलिसेड मीजोफिल सेल्स। अब ये जो सेल्स होते हैं, दे हैव इंटरसेलुलर स्पेसिस। इनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस होती है मौजूद, जिसे हम बोलते हैं एयर कैविटीज। ठीक है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद तो होते हैं पर लेस इन नंबर, लेस नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लेस नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन दी स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। ठीक है, अब हम एक डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूं। तो लीफ ये है अगर, तो ये है अपर एपिडर्मिस। ठीक है, अपर एपिडर्मिस। यहां पे क्या मौजूद होते हैं? ये ऊपर की जो लेयर होती है, यानी कि एपिडर्मिस के पास जो सेल्स होते हैं उसे हम बोलते हैं, ये कौन से सेल हो गए? पेलिसेड। इसके बाद कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जिनमें एयर स्पेसिस मौजूद होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये सेल्स जो होते हैं पेलिसेड सेल्स के नीचे, इनको हम बोलते हैं स्पॉन्जी सेल्स। ठीक है, दोबारा आप यहाँ पे पेलिसेड सेल्स बना सकते हैं। पेलिसेड सेल में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसिस मौजूद नहीं होती। ठीक है, यहां पे भी हम बना सकते हैं पेलिसेड स्पॉन्जी सेल्स। स्पॉन्जी सेल्स में एयर कैविटीज मौजूद होती है, एंड दीज एयर कैविटीज, these are responsible for what? These are responsible for the exchange of the gases. तो ये क्या है? ये है एयर कैविटीज। अब एयर कैविटीज, दीज आर इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ये सेल्स हो गए पेलिसेड सेल्स। ये सेल्स क्या हो गए? ये सेल्स है स्पॉन्जी। और इन सेल में क्या मौजूद होंगे? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यहां पे भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद होंगे पर थोड़े कम होंगे। ठीक है, फिर आप बना सकते हैं यहां पे लोअर एपिडर्मिस। दिस इज नोन एज द लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, तो क्वेश्चन में पेलिसेड पैरेन्काइमा के बारे में पूछ रहे हैं। पेलिसेड पैरेन्काइमा कौन से प्लांट की लीव्स में मौजूद नहीं होते या एब्सेंट होते हैं? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है सोरगम। तो सोरगम ऐसा प्लांट है जहां पे पेलिसेड पैरेन्काइमा मौजूद नहीं होते।
इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। नाउ दिस टिश्यू यानी कि जो पैलिसेड पैरेन्काइमा है ये कहां मौजूद होते हैं? इट इज लोकेटेड इन दी अपर पार्ट ऑफ द लीफ, लीफ के अपर पार्ट में मौजूद होते हैं, स्पेसिफिकली इन दी मीजोफिल लेयर। मैंने आपको बताया मीजोफिल लेयर जो होती है उसमें दो प्रकार के सेल्स होते हैं, पैलिसेड और स्पॉन्जी। पैलिसेड जो सेल्स होते हैं वो अपर पार्ट ऑफ द लीफ में मौजूद होते हैं यानी कि एपिडर्मिस के पास। अब जो पैलिसेड पैरेन्काइमा है इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स, ठीक है, दैट आर अरेंज पैरेलल टू द लीफ सरफेस, ठीक है। नाउ दीज सेल्स कंटेन मेनी क्लोरोप्लास्ट and are responsible for photosynthesis, making them crucial for the plant's energy production। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट का जो कंटेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से ये जो सेल्स होते हैं ये प्रीडोमिनेंट सेल्स हैं दैट आर इन्वॉल्व इन दी फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? नाउ द सेल्स ऑफ द पैलिसेड पैरेन्काइमा आर cylindrical and elongated and the neighboring cells look like the stalks of a पैलिसेड, तभी इसे हम बोलते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, कह रहे हैं सेल्स ऑफ द पैलिसेड पैरेन्काइमा कंटेन 3 to 5 times as many as chloroplasts as those of the spongy parenchyma। तो जो पैलिसेड सेल है इसमें 3 से 5 गुना ज्यादा क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं अगर हम उसे कंपेयर करते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा से। नाउ द क्लोरोप्लास्ट आर यूजुअली प्रेजेंट नियर द सेल वॉल, ठीक है, सिंस द एडजस्टमेंट गारंटीज ऑप्टिमल यूज ऑफ द लाइट। अब ये क्या कह रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, अगर हम पैलिसेड पैरेन्काइमा की भी बात करें तो ये सेल वॉल के बिल्कुल नियर होते हैं, ठीक है, सेल वॉल के पास होते हैं, क्योंकि जिसकी वजह से ये जो सोलर एनर्जी है उसको अच्छे से कैप्चर कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा मैंने कैसे बनाए थे, पैलिसेड पैरेन्काइमा ऐसे थे, ठीक है, इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होती, ऊपर क्या था, यहां पर एपिडर्मिस मौजूद थी। तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो ज्यादातर ऊपर की सरफेस पे यहां पर मौजूद होते हैं, नीचे भी होते हैं पर ज्यादातर क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट नियर दी सेल वॉल। क्लियर है? जिसकी वजह से जो सूरज की रोशनी है उसको वो कैप्चर कर पाते हैं, तो ये सन, ठीक है, क्लियर। आगे चले अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्कुलर टिश्यू इन फ्लावरिंग प्लांट्स डेवलप फ्रॉम। तो वेस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? वेस्कुलर टिश्यू होता है जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम होते हैं वेस्कुलर टिश्यूज। तो वेस्कुलर टिश्यू जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं यानी कि एंजियोस्पर्म, उनमें किस रीजन से ये बनते हैं? तो पहला क्या ऑप्शन है, पहला है फेलोजन, दूसरा है प्लीरोम, तीसरा है पेरिब्लम और चौथा है डर्मेटोजन, ठीक है। तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? प्लीरोम, ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लीरोम, ठीक है। तो देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। नाउ द वेस्कुलर टिश्यू इन फ्लावरिंग प्लांट्स डेवलप फ्रॉम द प्लीरोम, प्लीरोम से बनते हैं वेस्कुलर टिश्यू। अब प्लीरोम क्या होता है? प्लीरोम इज अ सेंट्रल कोर ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम which give rise to all cells of the stele from the pericycle inwards, ठीक है। तो प्लीरोम जो होता है इज अ सेंट्रल कोर ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, तो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, ठीक है, उसका सेंट्रल कोर होता है, उसे हम बोलते हैं प्लीरोम। और प्लीरोम जो होता है गिव राइज टू ऑल सेल्स ऑफ द स्टील, ठीक है, स्टील के सारे सेल्स अराइज होते हैं प्लीरोम से, फ्रॉम द पेरिसाइकिल इनवर्ड, यानी पेरिसाइकिल के नीचे। तो पेरिसाइकिल के नीचे क्या मौजूद होता है? ये स्टील, ठीक है। अब स्टील क्या होता है? स्टील कंप्राइजेज ऑफ द, स्टील किसका बना होता है? ऑफ द वेस्कुलेचर, यानी कि इट कंप्राइजेज ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, क्लियर, ठीक है, क्लियर है। तो अब इस सेशन को का हम यहीं पे अंत करते हैं।
अब जो बाकी के प्रीवियस क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप सबका इस सेशन को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।